Measurement of this circumstance. Two faces always be read. First fact. जब भी हम कुछ चीज़ें जानते हैं, हम समझते हैं ऐसी चीज़ें जो नई होती है, न्यू होती है, कुछ नई तरीके की चीज़ें हम जानते हैं, तब उसमें से लॉजिक मेक करते हैं, वो आइडिया कहलाता है। सपोज़ करो मैंने कुछ तरीके की जानकारी ली, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, कहने को मैं एक कंप्यूटर पढ़ने वाले व्यक्ति पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। अब जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एज अ विजुअल्स कर रहा हूँ कि किस तरीके से व्यक्ति मतलब अंग्रेज़ों ने इंडिया में शासन करा होगा। अब वहाँ से मुझे कई तरीके की नॉलेज मिलती है कि चालाकी और कूटनीति चली कैसे जाती है। अब इससे बेसिक फ़ायदा क्या है, आज के टाइम पे भी इसी तरीके से ब्रोकर्स आपकी जेब से पैसा निकालने को बैठे पड़े हैं और आप उन पैसे को स्टोर करना चाहते हैं, या किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सर्कमस्टेंस में जब आप वर्क कर रहे हो तो जहाँ पे मोनोपोली पानी होती है तो वो हम कैसे पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पे मेजरमेंट मिलता है कि पहले के लोग जिस तरीके से चालाकी उस इन्वायरमेंट में, देखो एक आम व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि थिंकिंग करता है कि अंग्रेज़ों ने शासन कर लिया। कैसे शासन कर लिया कि भाई नदी के सहारे उन्होंने कब्जा कर लिया। बट मेरा मेजरमेंट ये है कि वो अनजान थे, वो चीज़ों से अनजान थे। उनको नहीं पता कि भाई ये जो टापू है वो 3 जगहों से घिरा है, क्योंकि भारत इतना बड़ा है कि अगर आज पैदल चलने चले जाओ तो कितने साल तो तुम्हें यूँ ही लग जाएंगे वो सब पार करने में। इतना मक्खन तो है नहीं, और समय की तकनीकों में तो हम भूल ही जाओ कि इम्पॉसिबल था वो, कि पैदल चलने चले हो तुम, चलते 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 एक कोने से दूसरे कोने पे भी पहुंच जाओ मुश्किल की बात थी, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या कहती है, लॉजिक सीधा से ये कहता है कि नज़रें सिर्फ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर की जा सकती है, उससे ज़्यादा की दूर की जा ही नहीं सकती। ये समुंदर नहीं है कि लाखों के 100 किलोमीटर दूर का एरिया भी बिल्कुल सपाट के कारण दिख गया। और पहली बात तो वहाँ पे भी वो आ जाती है स्कैटरिंग ऑफ टिंडल, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ टिंडल मतलब कि वातावरण जो होता है वो नीला दिखने लग जाता है। क्यों? रिफ्लेक्शन जो होता है इन्वायरमेंट के अपर आ जाता है। जैसे रेगिस्तान में आता है कि चीज़ें ऐसे दिखने लग जाती है, अंधविश्वासी थी, बट हकीकत में वो वहाँ नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट होता है केवल। तो अब हमें यहाँ पे सोचना है कि अंग्रेजों ने शासन कैसे करा होगा। एक सामान्य व्यक्ति ये सोचता है अच्छा उन्होंने कूटनीति चली है, द्वैध शासन प्रणाली चली, ठीक है। बट मेरा ये कहना है कि पर्टिकुलर टाइम पे वो सिचुएशंस उन्होंने स्ट्रैटेजिकली प्ले करी कैसे होगी। जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो मेरा कहना केवल ये है, ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई भारत में तो किस नतीजे से आई? व्यापार करने के नतीजे से आई। पर क्या व्यापार करने का नतीजा उनका कैसा था? कैसा था व्यापार करने का नतीजा? व्यापार करने का नतीजा ये था कि कुछ ना कुछ हम सामान बेच कर कुछ ना कुछ मुनाफा करके जाए, ठीक है। जैसे एक व्यापारी आता है, यहाँ से कोई व्यापारी जाता है दूसरी जगह, तो किस लिए जाता है? इसी तरीके से जाता है। अब वो चालाकी खेलने लग जाते हैं, चालाकी। अब उन चालाकी से कैसे बचे? देखो हम वही भारतीय है, हम वही व्यक्ति है जो कि बिल्कुल डलिस्ट है, या बिल्कुल वैसे व्यक्ति है जिनको अभी आइडिया नहीं है कि सामने वाला कितना चालाक हो सकता है, चतुर हो सकता है। तो हम वो सीधे साधे व्यक्ति हैं। हमारी बुद्धि अभी इतनी नॉर्मल है कि वो इतनी चालाकियों को परस्यू नहीं कर सकती अभी। तो क्या होगा, हम ठगे जाएंगे, है ना। आज के टाइम पे भी तो यही करते हैं लोग, आपके पास आते हैं, आपको स्कीम्स बताते हैं और आपको ठग लेते हैं, ठीक है। यही चीज़ तो करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को उस नतीजे से कैसे रिट्रीव करा जाए, किस तरीके से इंफॉर्मेशन गेट करी जाए, यही मेक करेगी इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ द इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की एक फॉर्म है जो कि एक व्यक्ति से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे परस्यू होती है। और ये बीच में क्या होता है? डेटा। ये डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन का ही, फिर डेटा पे कन्वर्ट हो, फिर डेटा फिर इंफॉर्मेशन पे। तो डेटा वो एक फॉर्म है जो टाइम बताता है, जो पीरियड बताता है, जो चालाकी बताता है, जो ये बताता है कि इंटेलिजेंस का एक सॉलिड फॉर्म। देखो ऑलवेज ये ध्यान रखो, नियम प्रणालियाँ सारी जगह चलेगी। ज़मीन से ज़्यादा वर्चस्व जिसका समुद्र में है वो ज़्यादा तक काबू रखेगा। अब यहाँ देखो, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड पे जिसका वो है वो सॉलिड पे ज़्यादा वो रखेगा। ऐसी लिक्विड से गैस, जिसका हवा में वर्चस्व है वो इन दोनों पे ज़्यादा रखेगा। मेजर लिया आता है, ठीक है। अब जब हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ज़्यादा वर्चस्व कौन रखेगा भाई? उसका केंद्र, उसका मध्य, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में केंद्र होगा। क्यों उत्तर भारत? क्योंकि उत्तर भारत तीनों साइड, चारों साइड से ढका हुआ है, तो वो चारों साइड नज़र रखेगा, ठीक है। ये होता है। दक्षिण भारत क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि दक्षिण भारत के 3 हिस्से तो समुंदर के, एक हिस्सा ही तो वो तो एंट्री पार्ट है। हमें डीपली जाना है। जैसे किले जो बनते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, राजा के घर अंदर की तरफ होते हैं। जिसका शासन बीच में मध्य है वो सारी जगह रख लेगा। यहाँ हमें कई लॉजिक पता चलते हैं।
हिस्टोरिकल हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए ताकि उससे हम समझ सकें कि चीज़ें चली कैसे, चीज़ें चला के उसे कैसे अनुभव करें, हम उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन पर्सन्स की बाटी जो पर्सन्स वहाँ पे राज करके गए हैं। यही तो है इंटेलिजेंस कि कभी कभार हम रिकॉलिंग करना भूल जाते हैं, अपनी चीज़ों को रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिससे हमारी इंटेलिजेंस वीक टू वीक होती चले जाती है। देखो इंटेलिजेंस आपकी तब भी वीक होगी जब आप अपने आप को केवल एक ही साइड रख के बैठे हो कि मैं रिवीजन ही रिवीजन करता रहूँगा, आप नई चीज़ें परस्यू नहीं कर रहे, मतलब आपकी इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली सिक्योर जाएगी। और जब आप नई चीज़ें करे जा रहे हो तो आपकी इंटेलिजेंस इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि वो कुछ पावर ही कंटेन नहीं रखेगी, मतलब इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय। इंटेलिजेंस सिकुड़ने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इंटेलिजेंस बिखरने के बाद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फ़ायदा क्या है, उसको बैलेंस बना के रखो। ऑलवेज योर नेचर विल बी बैलेंस, है ना। तो आपकी इंटेलिजेंस भी बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है, कभी मैं फैक्ट गेन कर रहा हूँ, कभी मैं आइडिया बोर्न कर रहा हूँ, कभी मैं फिर फैक्ट गेन कर रहा हूँ, फिर मैं आइडिया बोर्न कर रहा हूँ। नियम क्या है, व्हाट इज़ द नियम। देखो नियमों की पहचान तभी होती है कि नियम क्या है, जब तक कोई नियम टूटेगी नहीं, नए नियम बन नहीं सकते। अंग्रेजों ने शासन करा, कब करा, जब उनकी जो पहले के भारतीय थे, प्राचीन भारतीय, उनकी सभ्यता उनको बुलवाई। क्योंकि अगर बिन बुलवाए तो तुम अगर किसी को यूँ कहोगे तुम तो विजेता हो, तुम तो क्या बोलते हो महारथी हो, तो उसके अंदर वो वाली भावना जागेगी, बदलेगी, वो आत्मविश्वासी होएगी। हमें आत्मविश्वासी उनका सबसे पहले तोड़ना है, उनको लालची बनाना है, हमें उनको मानवीय तत्वों में डालना है। दिस इज अ 2 फंडामेंटल फॉर्म्स, ठीक है ना, कि हमें उसे मानव बनाना है। सबसे पहले कैसा मानव बनाना है, जो यूँ अपने आप को समझे कि मैं तो देवी हूँ। क्योंकि देखो स्टेटमेंट बनाने वाले की एक ही है, बनाने वाले की स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल सी एक है, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान मानता है वो वास्तविक में मानव होता है। और जो व्यक्ति जान जाता है कि हाँ मैं एक मानव हूँ, कैसे मुझे अपने आप को डेवलप करना है, कैसे मुझे अपने आप को चेंज करना है, वो व्यक्ति मानव नहीं कहलाता, वो देवी कहलाता है। बिकॉज वो राज कर लेगा, वो स्मार्टनेस जानता है कि मुझे स्मार्टनेस अपने को ब्रेन को कैसे डेवलप करना है। बिकॉज एवरी सर्कमस्टेंस विल बी चेंज एंड तुमको भी चेंज होना ही पड़ेगा। यही फॉर्म बेटर करती है। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक प्रकृति को प्रकृतिकरण, वो एक मानव को प्रकृतिकरण करने वाले, और एक प्रकृति को मानवीकरण करने वाले। देखो जो प्रकृति को मानवीकरण करते हैं वो खुद की तो नाश करते हैं, साथ में दूसरों को भी करते हैं। क्यों, जब भी किसी प्रकृति को मानवीकरण करते हो तो आप ऐसा समझ लो एक समय तक आपका वर्चस्व हो जाएगा, एक समय तक आप फायदा उठा लोगे। जैसे अंग्रेजों ने करा, अंग्रेजों ने क्या करा, अपने नियम वहाँ के यहाँ थोपे, जिससे क्या हुआ, इसका तो नाश हुआ ही हुआ, साथ ही साथ खुद का भी नाश हो गया। क्योंकि देखो एक सामान्य व्यक्ति कितनी भी बुद्धि लगा ले कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, ये प्रकृति तय करेगी क्या सही हो क्या गलत है। यदि तुम प्रकृति बदलोगे किसी जगह की, प्रकृति मतलब कि अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रकृति होती है, जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु होती है, अगर उनके नियमों को तुम वहाँ से जाके प्लेस होकर वहाँ बदलोगे तो ये सबसे बड़ा पाप है, ये लौट के आएगा। बिकॉज प्रकृति कोई मानव नहीं है, प्रकृति कोई वो नहीं है, प्रकृति एक चलती चलाई जीवित प्राणी है जो कि रिटर्न देना जानती है समय के साथ। वो जब रिटर्न देती है तो आप जिस चीज़ के लिए करते हो वो उस चीज़ को इतना खतरनाक बना देती है कि वही आपका सर्वनाश बन जाता है। आज नहीं कल नाम कल के समय आने वाले 50-60 साल में ब्रिटेन नाम का कोई टापू ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि जिन ब्रिटेनिस ने ये सारी चीज़ें करी है उनकी सभ्यता ही समाप्त कर देगी प्रकृति। बिकॉज आप किसी जगह की प्रकृति बदली हो, और प्रकृति का कारण कौन होगा, वही प्रकृति होगी जिस प्रकृति को आपने बदला है। हमेशा ध्यान रखो, आप अगर एसी लगा के यूँ सोच रहे हो कि मैं क्या बोलते हैं वो मैं अपने इन्वायरमेंट को ठंडा कर रहा हूँ, नहीं, आप उसे मानवीकरण कर लो। और जब वो अनबैलेंस हो रही है, क्योंकि देखो प्रकृति एक सिंगल फैक्टर पर काम नहीं करती, एक सिंगल मिस वेरिएबल फैक्टर नहीं है, इन्फिनाइट नहीं, मल्टीपल इनवेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लॉजिकल होते हैं। देन ये जो डायमेंशन होता है, देन ये बैलेंस होता है, लॉजिकल डायमेंशन, ये नेचर बिल्ट हुआ है। बट आप जब कितनी सोच सकते हो, एक इंसान की बुद्धि मान लो एक चैन को पकड़ लेगी, दूसरी चैन को पकड़ लेगी, तीसरी चैन को पकड़ लेगी, बाकी चैन क्या होगी, अनडिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब होगी, और वो डिस्टर्ब चैन क्या होगी, रिटर्न होगी, रिएक्शन देगी। आने वाले समय में ये रिएक्शन ही आपको मिलता है एवरी टाइम। एक सामान्य व्यक्ति हमेशा से जानता है कि मुझे व्यवस्थाओं को केवल संतुलित रखना है, व्यवस्थाओं को केवल क्या बोलते हैं, अगर मैं उनको चला के रखता हूँ, ऑपरेट करके रखता हूँ, मुझे उन्हें बदलना नहीं है, बिकॉज ये मेरे हक का काम नहीं है। अगर मैं यूँ सोचूं कि मैं भारत में शासन करके मैं भारत की प्रणालियों को अपने अनुसार बदल दूंगा तो ठीक है, मैं तानाशाह हूँ, मैं एक समय तक बदल दूंगा, ठीक है। पर आने वाले समय में हो सकता है कि जो मैंने नीतियाँ सोची हो, जो रणनीतियाँ सोची हो, वो फेल होती हुई दिखे, बिकॉज मैंने उसकी एक क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करा कि बैलेंस, संतुलन को। देखो संतुलन नाम का शब्द सिंपल सा ये है, संतुलन का अर्थ ये है केवल किसी भी चीज़ को अगर उपस्थित होना है तो वो संतुलन द्वारा ही हो सकता है। संतुलन मतलब ये है दोनों चीज़ें ज़रूरत है, कितनी उतनी चीज़ें,
संतुलन का मतलब ये है, अगर आपका कोई मटेरियल या स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपनी दो आइडेंटिटी रखता है। एक कि वो एग्जिस्ट रखता है, यहाँ पे उसका कोई एक कोऑर्डिनेट है, अस्तित्व है। दूसरी चीज़ उसकी कुछ पहचान है, आइडेंटिटी है कि हाँ वो इस तरीके का पार्टिकल है जिससे वो प्रभाव उत्पन्न करेगा। यही दो चीज़ें हैं कि एक जो उसको ये बताता है कि हाँ मैं कुछ फोर्स अपने अंदर कंटेन कर रहा हूँ, और एक चीज़ बताता है कि मैं कुछ डिफरेंट तरह की फोर्स निकाल रहा हूँ। तो ये जो है बैलेंस पॉइंट है कि कुछ चीज़ें आ रही है तो कुछ चीज़ें जा रही है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉय, बिकॉज ये बैलेंस पॉइंट है कि एनर्जी जितनी क्रिएट होती है उतनी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसलिए कहते हैं हम एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि एनर्जी पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट भी होती है, पर्टिकुलर टाइम पे डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट नई भी हो सकती और नई भी डिस्ट्रॉय हो सकती है, बिकॉज ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। यही चीज़ क्या कहलाती है? बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब ये नहीं है केवल कि आप कितने मटेरियल को ले रहे हो, कितने मटेरियल के संग ले रहे हो। अगर आपने एक जगह पे प्लेसमेंट कर दी, दूसरी जगह पे दे, तो ओवरऑली ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे एक्सपेंड होएगी, हाई टू लो फ्लो करेगी। ये थोड़ा नेचुरल फैक्टर है। और प्रकृति को जब मानवीकरण करते हो आप, तो ऑलवेज आप थिंक रखो कि मानव इतनी थिंकिंग नहीं कर सकता। हम मानव है, हम गलतियाँ कर सकते हैं। प्रकृति गलती इसलिए नहीं करती क्योंकि उसके कई सारे मिसवेरिएबल फैक्टर आपस में लिंक्ड होते हैं। तो अगर एक फैक्टर बदल भी रहा है तो बाकी सारे फैक्टर्स उसे इन्फोर्स करके एक जगह वापस ला देते हैं। ये होता है बैलेंसिंग पॉइंट। मानव इतना बैलेंसिंग पॉइंट नहीं कर सकता। तो जब भी हम प्रकृति को मानवीकरण करते हैं तो दो जगह हान होता है। एक तो हमारा खुद का हान होता है समय के साथ, और तीसरी हमारी प्रकृति का हान होता है तुरंत, जिसके कारण वो रिवर्स देती है रिएक्शन। और जब हम मानव को प्रकृतिकरण करते हैं तो देखो हमेशा विनाश तब भी होता है, चेंज तब भी होता है, पर किसका होता है? मानव का होता है, ना कि प्रकृति का। यह हमेशा समझ में आना चाहिए। जिसका मानवीकरण हो रहा है, जिसके अंदर बदल दे वो तो बच जाता है, और जिसका हो रहा है, अगर प्रकृति को हम मानवीकरण कर रहे हैं तो प्रकृति का विनाश होगा, और यदि प्रकृति का विनाश हुआ तो आपका विनाश अनिवार्य है। और यदि मानवीकरण कर रहे हो, प्रकृति को मानवीकरण प्रकृतिकरण कर रहे हो, मानव का प्रकृतिकरण कर रहे हो, तो हमेशा समझ लेना मानव का विनाश होगा ही होगा। मानव का विनाश का अर्थ मतलब क्या है? मानव का विनाश का अर्थ ये है, हो सकता है प्रकृति, जैसे प्रकृति के संग हो रहा है कि प्रकृति अपने आप को बदल दे रही है, ऐसी मानव अपने आप को बदल दे समय के साथ। और क्या है प्रकृति? क्या है प्रकृति? है हमारी मूलभूत कण जिससे हम पनपे हैं। यदि हम अपने पनपने वाले का ही विनाश करते हैं तो सीधी सी बात है हम चल नहीं सकते। बिकॉज जब हम अपने क्रिएटर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऑपरेटर बनने वाला कौन था? वो क्रिएटर ही। एक क्रिएटर मान के चलो एक बच्चा है जिसने कल्पना करी। ऑपरेटर कौन है? वो युवा जो आपको ऑपरेट कर रहा है, आपको चला रहा है। और जब हम चलना बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को बैलेंस करेंगे बार बार। हम ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब अपने आप को स्टेटिक रखना है। कब तक रख सकते हैं? एक टाइम तक, एक पीरियड तक। बिकॉज आपको रिटर्न्स कई फॉर्म्स में आएंगे। मिसवेरिएबल फैक्टर ऑलवेज एक सिंगल नहीं होता, मल्टीपल्स होते हैं। अगर आप यूँ सोचो कि मैं कितनी भी बढ़िया तकनीक बना लूँ, कितनी भी बढ़िया यंत्र बना लूँ, कितनी भी बढ़िया मैं शिफ्ट हो जाऊँ, मैं किसी और ग्रह में शिफ्ट हो जाऊँ, नहीं। आपकी मूलभूत ढांचा, आपकी प्रकृति, आपके शरीर उसी मूलभूत कणों में बना हुआ है जो कण आप छोड़ के आ रहे हो। अगर आप यूँ सोचो कि मैं किसी और ग्रह में जाके मैं क्या बोलते हैं, एक ही रास्ता है, आप अपने बॉडी को, आप अपने ब्रेन को, उस इन्वायरमेंट को वहाँ पे क्रिएट करो और स्टेबलाइज फॉर्म में रखो, और वो भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बिकॉज डिकम्पोजिशन पोजिशन ऑलवेज चलती है। मैंने कहा ना मिसवेरिएबल फैक्टर ऐसा है जो समय के साथ कई सारे आ जाते हैं। जब आते हैं तो आप मान के चलो पहले आप सॉल्व करो इतने से कॉम्प्लेक्स को, फिर इतने कॉम्प्लेक्स को, फिर इतना बढ़ जा रहा है। तो अब एक सीमा है हमारी, लिमिट है हमारी बॉडी की, एक मशीन की, एक एआई की, किसी भी फंक्शन की लिमिट है। हम उसको लिमिट को बियॉन्ड करने के लिए उसे चेंज करते हैं। ऑलवेज ध्यान रखो, अगर कोई मशीन 1000 बिट्स पे चल रही है तो 1000 बिट्स से ज़्यादा की इन्फॉर्मेशन वो नहीं कर पाएगी। तो बेहतर क्या था, उसकी बिट्स को या तो मॉडिफाई करो, बेटर करो, प्रोडक्टिव बनाओ, या उस बिट्स को लार्ज करो, थोड़ा और कॉम्प्रोमाइज वो क्या बोलते हैं सिंक्रोनाइज करके और थोड़ा और ऐड करो। तो दो ही चीज़ें की प्रणाली चलेगी, या तो आप ऐड ऑन करोगे या उसका रूप बदलोगे, या तो आप फॉर्म चेंज करोगे। फॉर्म चेंज करने का मतलब मान लो कंप्यूटर ऐसा चल रहा है जो नॉर्मल कंप्यूटर, उसको क्वांटम कंप्यूटर में बदल दिया, ठीक है। तो ये भी एक हद तक है, लिमिट्स है। मिसवेरिएबल फैक्टर ऑलवेज आप सब मिसवेरिएबल फैक्टर से बने हो। मैं खुद मिसवेरिएबल फैक्टर से बना हूँ, प्रकृति खुद मिसवेरिएबल फैक्टर से बना है। मिसवेरिएबल फैक्टर मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर जो विभिन्नता है, जो कणों के द्वारा प्रभाव है, वो मिसवेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं, अतः इंटरेक्शन जो डालते हैं। और ऑलवेज आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कितना भी बड़ा कंप्यूटर बना लो, कितना भी बड़ा क्वांटम कंप्यूटर बना लो, एक हद के बाद वो भी सीमित हो जाएगा। मानव की लिमिट है, कंप्यूटर की लिमिट उससे बियॉन्ड हो सकती है, बट प्रकृति के लिए प्रकृति इज ए सुपीरियर,
बिकॉज प्रकृति से ही सब बना है, जिससे बना है सब कुछ, उससे आगे तुम कितना निकल जाओगे? नहीं निकल सकते, बिकॉज बने ही तुम उससे हो। तुम किस तरीके का डीएनए, किस तरीके के जीन्स, आपके जीन्स और डीएनए भी समय के साथ विथ टाइम प्रकृति में बदल जाते हैं। अब ये टाइम क्या है? देखो मैंने टाइम बताया था कि मिस्टेक्स है, मिस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली काउंट होता है मिस वेरिएबल। मिस वेरिएबल का मतलब है वो वेरिएबल जो इंडक्शन डाल रहे हैं बट अपने आप डाल रहे हैं, जिनका कोई आता पता नहीं है, और यही तो टाइम काउंट करते हैं। अच्छा टाइम क्या है? जब एक मिस वेरिएबल, दो मिस वेरिएबल, तीन मिस वेरिएबल आते हैं, कम आउट होते हैं और अपने इंटरेक्शन डालते हैं, ये टाइम काउंट होता है। मतलब समय के साथ, मतलब कि कई सारे मिस वेरिएबल एक साथ मिलकर प्रभाव उत्पन्न करते हैं, नेचर बॉर्न करते हैं, और ये नेचर ही आपका सुपीरियर इसलिए कहलाता है बिकॉज नेचर का मतलब ये है कि मिस वेरिएबल फैक्टर्स को से नेचर बना है। अब ये लॉजिकल डायमेंशन कैसे होता है? कई सारे मिस वेरिएबल फैक्टर जॉइंट हो रहे हैं, क्या है ये? लॉजिक ही तो है। लॉजिक का मतलब क्या है? कनेक्टिविटी। ये जॉइंट हो रहे हैं, आपस में अपने इंटरेक्शंस को मिलाकर कॉम्बिनेशंस के साथ परस्यू कर रहे हैं। मिस वेरिएबल डायमेंशन क्यों है ये? तो डायमेंशन क्यों है? जब ये अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, एक सिंगल प्रभाव। मान लो A1 A2 A3 का प्रभाव पड़ रहा है, या A1 B2 और C3 का प्रभाव पड़ रहा है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन बना, इनके बीच पर कोई प्रभाव पड़ रहा होगा। ये क्या है? ये क्या है? लॉजिक। ये एक डायमेंशन है, किसी पर्टिकुलर टाइप की रे मिल रही होगी, कलर मिल रहा होगा हमें, ये क्या है? एक डायमेंशन। ठीक है, ये क्या? एक फैक्ट है कि एक पर्टिकुलर टाइप का इसकी पहचान है, इसकी आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी? दो तरह की आइडेंटिटी बताई थी। एक उसका अस्तित्व, क्या अस्तित्व है भाई? तीन से मिला एक चीज़, ठीक है, इसका कुछ गुण इन तीनों में होगा और कुछ अलग भी होगा। ये दो आइडेंटिटी हमें मिल गई कि एक तो एंटी आइडेंटिटी मिल गई, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिल गई हमें। एक तो एनर्जी मिल गई और एक उसकी एंटी एनर्जी मिल गई। एंटी एनर्जी यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? एंटी एनर्जी यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि कुछ ऐसी चीज़ होगी वो तीनों से विभिन्न होगी, तीनों से अलग होगी। मान लो A1 B2 और C3 से मिलकर कोई एक कलर बना। अब वो कलर इन तीनों कलरों से अलग होगा, बट इन तीनों कलरों के गुण भी रखता होगा। अब एक जगह तो वो गुण भी रख रहा है और एक जगह उनका एंटी, मतलब तीनों से अलग भी है। तो ये तीन तरीके से, तीन रेस से जो एक कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन इन तीनों रंगों से अलग भी है, साथ में इन्हीं तीनों रंगों के कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी रखता है। अभी जब सिमिलैरिटी रख रहा है, दिस इज योर लाइफ। लाइफ मैंने क्या कहा था कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बहुत होती है। मैंने कहा था ना कि कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब क्या है? जो चलती है लगातार, और डिसकंटिन्यूस मतलब जो तो ये एंटी होगी एक दूसरे की। जब ये एंटी होगी एक दूसरे की तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिल गया कि जब भी हम किसी चीज़ को कंबाइन करते हैं तो लॉजिक का मतलब केवल ये नहीं है कि हम पाथ पे बिल्कुल राइट पाथ पे मिलेगा। लॉजिक का मतलब ये भी है कि हो सकता है उसका एंटी भी मिले। एंटी का मतलब क्या है कि एक रे तीन से बनी तो है, तीनों की सिमिलैरिटी तो रखती है, बट उसमें उन तीनों की क्वालिटी अलग होगी। सपोज करो, इसको सिंपल से ये समझो, एक इन्वायरमेंट पे, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जब आप पढ़ते हैं, एक एनिमल, मान लो सपोज करो एक बियर है, ठंडे वातावरण में, एक ठंडे वातावरण में एक बियर के बाल ज़्यादा हो गए ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना जा सके। ऐसे एक गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ले लिया तो एक भालू मिलेगा जिसे हम गिजली बेयर कहते हैं, है ना। अब वो जो होगा ब्राउन कलर का होगा, बट उसके बाल भी ज़्यादा हो गए ताकि अंदर की वो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ सके और उसकी टेम्परेचर मेंटेन है। दोनों जगह हेयर ज़्यादा है, ये होगी कॉमन लॉजिक, ठीक है, कॉमन लॉजिक। बट अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठंडे इलाके में स्किन का, बालों का कलर क्या है? वाइट। दूसरे में ठंडे इलाके में, गर्म इलाके में बालों का रंग क्या है? ब्राउन। दोनों में विभिन्नता है, उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से आ गई। डार्क रंग सनलाइट वाले एरिया में आ गई और वाइट रंग रिफ्लेक्शन। देखो कई जगह तो सिमिलैरिटी मिल रही है, एनवायरनमेंट के अनुसार एनवायरनमेंट की सिमिलैरिटी मिल गई, पर एक जगह सेम लॉजिक दोनों पे रिपीट हो रहा है कि बाल हेयर्स ज़्यादा है, बिकॉज ये मेंटेनेबल बैलेंस पॉइंट है। अब देखो मैं कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में भी तो ये हो रहा था लाइफ में। ये लाइफ जो है कंटिन्यूस कब है? लाइफ कंटिन्यूस मतलब कि प्योरली परफेक्ट चल रही है एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? लगातार करते रहना। अब कंटिन्यूटी क्या है? उसका परफेक्ट फॉर्म, और इम्परफेक्ट फॉर्म क्या हो गया? डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। परफेक्ट फॉर्म क्या होगी? बिल्कुल सिमिलरिटी, बिल्कुल सिमिलर टू वुड, ठीक है ना। मैं वुड कहता हूँ ना कि अगर मुझे वुड की तरह परफेक्ट बनना है तो मुझे उसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ अलग होगा। वाइट रंग क्या हो गया? वो वुड। बट सिमिलरिटी इनमें क्या होगी? एक बाल जो दोनों अपोजिट इन्वायरमेंट में भी सेम है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी पैदा कैसे हुई कि दोनों में बैलेंस पॉइंट बना कौन रहा था? डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज आपके डायमेंशन, डिसिप्लिन में या डायमेंशन में इसलिए वर्क करती है बिकॉज वो बैलेंस बनाती है, वो अस्तित्व को बनाती है आपकी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपका अस्तित्व भी नहीं होगा। आप कितनी भी वाइट चमड़ी लेके बैठ जाओ, आपका बैलेंस पॉइंट होगा ही नहीं, बिकॉज हीट ही नहीं रुकेगी, एनर्जी ही नहीं रुकेगी, एनर्जी वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उपस्थित ही नहीं होगी। और जब एनर्जी, देखो एनर्जी जो है ऑलवेज बिखरी हुई है, हर जगह टोटली एनर्जी है, बट हम उस एनर्जी को कंसंट्रेट करके न्यूक्लियर रिएक्टर पे बना देते हैं, उसी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके हम रेडिएट एनर्जी पे बना देते हैं, जैसे एयर।
एनर्जी तो एक ही है, बट हमने उसको फैला दिया और सिकोड़ दिया। अब जब हम उसको सिकोड़ देते हैं तो क्या होता है, आसपास का एनवायरनमेंट इस तरीके से हो जाता है कॉन्सेंट्रेट कि उसकी कंसंट्रेशन जाता है। जब ये ब्लास्ट होता है तो एकदम में क्या होता है, कोलैप्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफोन में हम थोड़ा सा इसी को थोड़ा इनलार्ज करते थे कि इतना सा न्यूक्लियोफोन सोलर सिस्टम से आगे तक का भी फाड़ने की वो ताकत रखता है, बिकॉज उसमें जो इंटरेक्शन होती है वो ना तो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, ना आइटम्स के बीच में होती है, ना इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है, बल्कि उनके कणों के द्वारा दूसरा कण उत्पन्न होता है और इससे क्या होता है, फ्यूजन और फ्यूजन एक साथ रिएक्शन निष्ठ होते हैं। न्यू डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज बैलेंस रखती है। और बैलेंसिंग का पॉइंट यही था कि जब हमने किसी चीज़ को एक जगह कंसंट्रेट कर दिया तो जब ये फटा टाइम के साथ, टाइम क्या है कि मिस वेरिएबिलिटी, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के संग कनेक्ट हो रहा है और ये मिस वेरिएबल कहला रहे हैं, तो इनकी इंटरेक्शंस विद द टाइम, विद द टाइम का मतलब है एक दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें एक कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा, फटेगा। फटेगा तो ये एक्सपेंड होगा। क्यों एक्सपेंड हुआ, क्योंकि बाकी सब जगह क्या था, लो इन्वायरमेंट था, लो फीचर था। ऑलवेज भी रिमेंबर, हमें ये ध्यान रखना है किसी भी सर्कमस्टेंस को हम बीत रहे हैं, किसी भी सिचुएशंस को हम बीत रहे हैं, तो दो तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। एक तो स्ट्रेटेजिकल एक्ट करके पहले उसको स्मार्टली हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजिकल एक्ट का मतलब ये है एक ही समय पे निर्णय लेना और एक ही समय पर वर्क कर लेना। जैसे कि मान के चलो अंग्रेज़ आए, जब आए तो उन्होंने देखा पर्टिकुलर सिचुएशन में कि यार भारत के जो लोग हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उनके दिमाग में एकदम में ट्रिगर हुआ, ये है चालाकी, ये है स्मार्टनेस, कि ट्रिगर हुआ कि भाई ओहो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इनमें एकजुटता नहीं है, तो आपस में और लड़ाओ इन्हें। तो ये था एक पर्टिकुलर वर्क जहाँ पर हम स्ट्रेटेजिकल एक्ट कर रहे थे, प्ले कर रहे थे। अब इसकी जगह दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है नॉलेज। नॉलेज के बेस पर आप क्या बोलते हैं, दूसरों को ख़त्म कर सकते हो। आपने पढ़ाई करी, एजुकेशन करी, आपकी इंटेलिजेंस इस तरीके से व्यक्ति, आपको पता थी कि जहाँ व्यक्ति हमारा एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है कि जहाँ व्यक्ति एकजुट नहीं होता वहाँ उसको ख़त्म करना बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज वो अपने ईगो पे होता है, वो ह्यूमैनिटिक नेचर पे होता है और उसकी प्रकृति उसको ही उसका विनाश का कारण बन जाती है, जो उसको अस्तित्व में रखती है। हमने ये फॉर्मूले जाने थे, जैसे ही हमने ये फॉर्मूले जाने थे हमने एक जीता जागता एग्जाम्पल देखा, हमने जीता जागता एग्जाम्पल देखा, हमने मैनिपुलेट कर लिया, हमने कहा ठीक है। तो हमने पहले क्या करा, स्ट्रेटजीज बनाई। स्ट्रेटजीज हमारी पहले से बिल्ट थी, जब स्ट्रेटजीज बिल्ट थी तो सही ऑप्शन पर हमने एक्ट कर लिया। देखो दो ही तरीके से एक व्यक्ति जीत सकता है, या तो वो अपनी रणनीतियाँ पहले ही बना के आ जाए, होमवर्क पहले करके आ जाए, स्ट्रैटेजीज पहले बिल्ड करके आ जाए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे स्ट्रैटेजिकल एक्ट कर ले, प्ले कर ले। दो ही तरीके से, विदाउट एक्ट आप कभी नहीं जीत सकते। वो तुक्का कहलाता है और तुक्का कभी भी पूरी ज़िंदगी काम नहीं आता। ठीक है, क्यों, तुक्के में कभी भी कैलकुलेटेड नहीं होती। तुक्का ऑलवेज आपका ये थिंक रखता है कि आप किस तरीके से अपने आप को अस्तित्व में रखो। ठीक है, बट अस्तित्व कई तरह के होते हैं। अस्तित्व हो सकता है आपका इस जगह ना हो, कहीं और हो, तो आप कहीं और जगह जाके लेना चाहते हो अस्तित्व, तो या नेचर के लिए कभी भी जन्म और मृत्यु मैटर नहीं करती, बिकॉज उसमें जन्म होते रहते हैं। एवरी टाइम आप बोर्न करते हो, एवरी टाइम आप मरते हो, डेथ को प्राप्त होते हो। क्यों, नेचर के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि नेचर के लिए लाखों जने एक बार में पैदा हो रहे हैं, लाखों जने एक बार में जा रहे हैं, तो उसका बैलेंस पॉइंट ऑलवेज बना हुआ है, वो कभी भी नहीं रखेगी। हर पॉइंट अपना बैलेंस पॉइंट बनाना चाहता है, हर पॉइंट अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। इसलिए परिवर्तन ही केवल कारण नहीं है, परिवर्तन चलता है, परिवर्तन से दुनिया चलती है, परंतु स्टेबिलिटी हर एक प्राणी चाहता है, नेचर खुद चाहता है। नेचर का कारक है परिवर्तन, पर नेचर कभी भी वो परिवर्तन इसलिए करता है ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके, क्योंकि उसे पता है हर समय मेरे पास एक मिस वेरिएबल फैक्टर ऐड हो रहा है। वो चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हर बार समय के साथ मतलब कि एक नया मिस वेरिएबल फैक्टर जॉइंट हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के चक्कर में वो अपने आप को चेंज करती है। यही है कि एवरी टाइम आपको सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स आएगी और देन अपने आप को चेंज करोगे, आप अडेप्ट करोगे उस प्रॉब्लम को। एक बार अडेप्ट करना सीख लिए तो वर्क करने लग जाओगे आप, एब्सोल्युटली। तो फाइन बात है कि संघर्ष जीवन में कभी खत्म नहीं होता, बिकॉज चेंज कभी खत्म नहीं होता। चेंज इसलिए खत्म नहीं होता, हर बार कुछ नया नया ऐड ऑन होता है। देखो दो ही तरीके से चीज़ें होती है, या तो ऐड ऑन होगी या मॉडिफाइड होगी। मॉडिफाइड का मतलब है डेवलप, और डेवलप कब होगी, जब कोई चीज़ ऐड ऑन होगी। तो फर्स्ट ऑफली आपको यही समझना चाहिए, या तो अपने वो फॉर्म चेंज करेगी, फॉर्म चेंज करिए मतलब कुछ नई चीज़ बन रही है, एक चीज़ जा रही है दूसरी चीज़ जा रही है, या कुछ चीज़ नई ऐड होगी तो मतलब कि डिस्ट्रॉय होगी, बिकॉज क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है, आत्मा सेम है, सोल सेम है, बस रूप बदल रहे, जगह बदल रही है। तो रूप बदल रहा है, व्यक्ति बदल रहा है, दो ही चीज़ें हो रही है। सोल जा रही है और दूसरी सोल एंटर कर जा रही है, या वही सोल अपना रूप बदल ले रही है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, कहने का चारों में एक पार्टिकल ए है, पार्टिकल ए गेट आउट हो रहा है और पार्टिकल बी एंटर कर रहा है, तब भी बैलेंस है सिस्टम। कि सिस्टम में जितनी एंट्री थी उतनी ही एंट्री है,
या पार्टिकल ए अपने आप को पार्टिकल A2 में बदल ले रहा है, ठीक है, और पार्टिकल A2 में बदल रहा है तो पार्टिकल A1 का अस्तित्व गया, पार्टिकल A2 का अस्तित्व बन गया। अस्तित्व मतलब फॉर्म्स, और ये फॉर्म्स मतलब कि व्यक्ति नहीं गया, बस रूप बदला। अब भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। बट कैसा चेंज हुआ है, दो तरीके से चेंज थे, यही चीज़ बता दी है। ये सारे के सारे वही है कि मैंने परिवर्तन बताया था ना, एक परिवर्तन तुरंत हो जाता है, एक परिवर्तन धीरे धीरे होता है समय के साथ। तो जो रूप बदल रहा है, जो व्यक्ति बदल रहा है, वो तो तुरंत वाला है कि ये व्यक्ति गया A और B आ गया। और जो तुरंत बदल धीरे धीरे बदल रहा है, धीरे धीरे रूप बदल रहा है। ऑलवेज आपकी देखो फॉर्म्स हमेशा धीरे धीरे चेंज होगी, आपकी बॉडी धीरे धीरे चेंज होगी। एक कण जाएगा, दूसरा कण उसमें ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर आपका यूँ निकाल दिया जाएगा और दैन दूसरा शरीर बांट दिया जाएगा, नहीं। ये सोल में होता है कि सोल में क्या होता है, आपका ये शरीर नष्ट हो जाता है, डिकम्पोज होने लग जाता है पूरी तरीके से, और नया शरीर पैदा होने लग जाता है अलग तरीके से। जैसे एक माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा पनपता है और 9 महीने में बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। देखो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, बट रियलिटी में ऐसा नहीं चलता। मिस वैल्यू फैक्टर सिचुएशंस और प्रॉब्लम और क्या बोलते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में मैच करते हैं। मिस वैल्यू फैक्टर जो मैं बात करूँ, ये सब लॉजिक्स है, मतलब कि ये सब मैंने ऑब्जर्व करे हैं। ऑब्जर्व कैसे करे, मैं एक दिन बुखार में, और मैंने बताया था बुखार में मेरे अंदर नशा चढ़ा होता है, तो मैं लिख रहा था सॉल्यूशंस मिक्सचर्स। तो मैं लिखते आंखें बंद करके लिख रहा था, और वहाँ मैंने मिस वैल्यू फैक्टर लिख दिया था। समय के साथ क्लैरिटी आती रहती है, बिकॉज एक एक फैक्टर ऐड ऑन होता चला जाता है, नई स्पेशल पावर लाता है, नई इंट्रैक्शंस लाता है। देखो सिंपल सा बात है, वो ब्लैक फोर्स डायमेंशन में ये है कि मिस वैल्यू फैक्टर कुछ नहीं है, एक बॉडी है जो कि अपनी एक फोर्स रखती है, एक इंट्रैक्शन रखती है, पुश और पुल की रखती है। पुश और पुल क्या है, जो किसी भी चीज़ को ऑपरेट करती है, चलाती है। देखो 4 ही तरह की चीज़ें पाएगी, या तो आप किसी चीज़ को वॉच कर रहे होगे, या आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होगे, या किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे होगे, या आखिर तो आखिर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होगे। देखो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें कुछ नहीं है आपके ही गॉड की, ये 4 फॉर्म्स हैं। 4 फॉर्म्स क्या कि जब वो क्रिएटर है तो वो एक रचयिता बन रखा है, वो क्या बोलते हैं एक भगवान बन रखा है। जब वो ऑपरेटर है तो वो आपका एक डेविल बन रखा है, डेविल बोल लो या क्या बोलते हैं कि वो एक चलाने वाला कर्ता बन रखा है। जब वो कंट्रोलर है तो वो आपका डिस्ट्रॉयर बन रखा है। डिस्ट्रॉयर मतलब कि वो आपका फुली डेवल बन रखा है। फुली डेवल मतलब कि एक खतरनाक व्यक्ति। और जब वो वॉचर है तो वो आपका विधाता बन रखा है, जो कि गणनाएँ कर रहा है कि आने वाले ज़माने में क्या होगा। दो ही तरीके से आप प्ले करोगे, या तो आप स्ट्रैटेजिकली प्ले करोगे या स्ट्रैटेजिकल एक्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑलवेज भी रिमेंबर ये ध्यान रखना है, हर एक सिचुएशन क्यों आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नए सर्कमस्टेंस बनते हैं, न्यू सर्कमस्टेंस अपनी से जाते हैं, पर व्यक्ति बदलता चल सकता है। व्यक्ति दो ही तरीके से चेंज हो सकता है, या तो ओवरऑल व्यक्ति चेंज कर दे, या व्यक्ति को डेवलप करते हैं। जब डेवलप होगा तो इंटेलिजेंस पे कोई देखो अलग अलग तरीके से अब डायमेंशनली हम 2 चीज़ों को समझते हैं, 2 डायमेंशंस को समझते हैं। एक डायमेंशन में मान के चलो मैं बचपन में नादान हूँ, ठीक है, मैं बचपन में नादान हूँ और बचपन में चालाकी नहीं जानता, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे समय के साथ बहुत चालाक हो गया, मैं योग्य व्यक्ति बन गया, ठीक है। व्यक्ति सेम था, रूप बदल गया। ये मैंने कर्म करके सीखा है, ठीक है, कर्मों से सीखा है। कर्म क्या कि भाई मैंने दुख भी लिया है और सुख भी लिया। दुख को जब मैंने एनालाइज करा और सुख में आनंद लिया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हुआ यार। एक व्यक्ति ऐसा था, ऊपर से उतरा, किस्मत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, ज़िंदगी बढ़िया है, पैदा भी ऐसे व्यक्तियों के बीच में हुआ, उन माँ बाप से पैदा हुआ जो हट्टे काटे थे और मांस वास खाते थे और बिल्कुल संपन्न व्यक्ति थे। और जब संपन्न व्यक्ति में क्या था, अब उसको ना तो स्ट्रगल करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, और वो दुनिया में तुरंत आ गया और इतना बुद्धिमान व्यक्ति बन गया जैसे कि वो पैदा ही इस चीज़ के लिए हुआ था। दिस इज जो परफेक्शनिस्ट वो वर्ल्ड, ठीक है ना, परफेक्शनिस्ट वर्ल्ड, जैसे कि भगवान का अवतार उतर के आया हो, है ना। 2 ही तरह के चेंज होते हैं। अब मुझे बताओ आप कौन सा चुनना चाहोगे। देखो अधिकांश व्यक्ति अभी तो यूँ कह देगा इस सिचुएशन को सुनकर कि हम तो संघर्ष वाला चुनना चाहेंगे। अगर आप संघर्ष वाला चुनना चाहो ना, तो मैंने पहले भी कही थी, जो व्यक्ति अपने आप को दिव्य मानता है वो व्यक्ति वास्तविक में मानव होता है, सामान्य व्यक्ति होता है। और जो व्यक्ति जानता था कि आई एम द ह्यूमन, वो व्यक्ति दिव्य होता है। देखो कहने को एक सामान्य व्यक्ति इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर जब ये सुनेगा तो यूँ कहेगा मैं तो संघर्ष करके बनना चाहता हूँ भगवान, है ना। और जो असामान्य होगा वो पता क्या कहेगा कि अगर मुझे ऐसे मौके मिल रहे हैं तो ठीक है मैं उसमें बन जाऊँगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे। बट अगर इसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे इस बातों को सुनने के बाद अगर वो यूँ कह रहा है कि ठीक है हाँ मैं वो वाला बनना चाहूँगा, तो समझो वो सामान्य व्यक्ति है। क्यों, जहाँ अधिकांश व्यक्ति एक जैसी भीड़ चाल चल रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति कहलाते हैं। और सामान्य का मतलब यही है, देखो
अगर मेरे सामने सामाजिक लोग हैं, समाज के मतलब क्या है, कई सारे लोग एक समूह बना के चल रहे हैं और एक जैसी विचारधाराएं रख रहे हैं, एक जैसी प्रणालियों पे वर्क कर रहे हैं या नियमों पे चल रहे हैं। अगर मैं उन नियमों पर चल के तो मैं सामान्य कहलाऊँगा, उनके बीच में वाला मध्य व्यक्ति कहलाऊँगा, ठीक है। परंतु मेरे बीच में कोई एक ऐसा दो तरह के व्यक्ति पनप गए, एक जो हम समाज से बुद्धिमान है और एक जो हम समाज से बुद्धिमान नहीं है, मतलब कम वो है, कम बुद्धि रखता है। तो हम दोनों को ही पागल कहेंगे क्योंकि दोनों ही असामान्य हैं, हमारे समाज में मेलजोल नहीं खा रहे। तो मध्य व्यक्ति जो है समाज बनाता है और जो पुअर और रिच होता है वो कुछ चेंजेबल फॉर्म होते हैं। वो चेंजेबल फॉर्म कैसे होते हैं, जो पुअर है वो ऑलवेज समाज से भी नीचे गिरा हुआ है तो उसको लोग दुनिया पागल कहती है, और जो ब्रिलियंट है उसको भी दुनिया पागल कहती है, बिकॉज दोनों का अस्तित्व सेम है कि दोनों असामान्य व्यक्ति हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना आपको ये चाहता हूँ, मैं आपको कहना केवल ये चाहता हूँ कि देखो, जो व्यक्ति जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ व्यक्ति सामान्य हो गई होगा। सिंपल सी बात है, सामान्य का मतलब ये है कि सब में समान, एक जैसी क्वालिटी रखना, सिमिलरिटी रखना। और सिमिलरिटी मतलब अत्यधिक पे जब हम मैच हो रहे हो सिमिलरिटी, और यदि नहीं हो रहे तो नॉन सिमिलरिटी में हम मिस वेरिएबल हो गए, कुछ चेंजेबल पर्सन हो गए। अब हमें क्या समझना है, देखो सिंपल सी बात ये है, अगर आप यूँ कहते हो कि देखो जब मैं वैसे हूँ, जब मैं, तो क्या समझना है, देखो जो व्यक्ति जब इस वीडियो को नहीं देख रहा और तब कह रहा है कि देखो भाई मेरे को संघर्ष पसंद है, क्योंकि जब अधिकांश व्यक्ति यूँ कहेंगे कि मुझे तो गॉड बनना है, बिकॉज उसमें क्या बोलते हैं मुश्किल ही नहीं है, ठीक है, तो समझ जाओ वो दिव्य व्यक्ति है, ठीक है। और जो व्यक्ति क्या बोलते हैं पर्टिकुलर चीज़ में, पर्टिकुलर वर्क में, ये पर्टिकुलर सिचुएशन को देख कर यूँ कह रहा है कि देखो मुझे तो क्या बोलते हैं, मुझे तो संघर्षवादी बनना है, तो समझ जाओ वो इन्फ्लुएंस हो चुका है, वो सामान्य व्यक्ति है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ऐसे ही रिवर्स होती है चीज़ें। ऐसे ही एक साइंटिस्ट पागल होता है, कहता है फंक्शन ये वर्क कर रहा है, और भैंचो ये कहाँ से आ गया, अभी ये उल्टा कैसे वर्क कर रहा है, तो पता चलता है सिचुएशंस अलग है, सर्कमस्टेंस अलग है। एवरी टाइम सिचुएशन और सर्कमस्टेंस एक रिपीटेशन फॉर्म। देखो असलियत हकीकत तो क्या है, हर एक कुंडलियाँ मतलब हर एक मोतिया, आठों मोतियाँ बिखरी हुई है, और नौवीं नियति मतलब नौवीं जो मोती है वो खुद एक धागा है जो उनको पिरो के बैठा पड़ा है। मतलब नियम नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ध्यान रखो, ये आठों मोतियाँ आठों परिस्थितियाँ हैं, और इस परिस्थिति में एक व्यक्ति, एक आत्मा इनको बना के बैठी पड़ी है। जब ये नियमों पे चल रही है तब माइंड सेट क्रिएट हो रहा है, एक मन क्रिएट हो रहा है, एक व्यक्तित्व क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये बैलेंस हो गया ये आठों मोती, वरना ये आठों मोती अनबैलेंस है। जब ये अनबैलेंस है तो ये बिखरे हुए हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जब ये आठों मोती को एक धागे में पिरो लिया जाता है तो ये माला अपना एक बैलेंस पॉइंट रखती है, अस्तित्व रखती है, और इससे चीज़ें चलती हैं। आखिर आपको यही पता चलेगा कि परिस्थितियों के अनुसार हम चीज़ों को रिवर्स भी कर सकते हैं, एंटी भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कह रहा हूँ कि दिव्य वो व्यक्ति कहलाएगा जो ये सोच रहा है, क्या बोलते हैं कि अगर संघर्ष से ही भगवान बना जा सकता है। और एक जगह मैं यूँ कह रहा हूँ कि दिव्य वही व्यक्ति कहलाएगा जो यूँ सोच रहा है कि किस्मत ही, संपन्न व्यक्ति ही भगवान बन सकता है। क्यों? सिचुएशंस अलग अलग है। जब तुम मेरी भी परिस्थिति पर्टिकुलर बात को सुनो, पर्टिकुलर ऐसे एनवायरनमेंट में सुन रहे हो, देखो कहने को मान लो, समझ लो, देखो एक बुद्धिमान व्यक्ति वो भी कहलाएगा जैसे बंगाल में अधिकांश व्यक्ति, देखो मैंने हिस्ट्री पढ़ा हूँ, अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो उसमें पता है भी कि बंगाल में संपन्न चीज़ें तो चीज़ें अगर प्रोवाइड होती है तो अनुकूल वातावरण में एक मानव की बुद्धि ज़्यादा उपयोगी रूप से वर्क करती है। और ये मानने वाली बात है कि वहाँ पर संघर्ष नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलती है, और जिसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है वो रिच बन जाता है। पर एक्सट्रीम रिच कौन बनता है? एक्सट्रीम रिच वो कहलाता है जो कि, देखो एक्सट्रीम रिच क्या है, दो में संपन्नता है, संपन्नता दोनों में ही है, सब कुछ में भी संपन्नता है और संतुष्टि में भी संपन्नता है। क्यों? संतुष्टि का मतलब है मेरी नज़र में जो सब कुछ है मेरे पास अब तक वही सब कुछ है, ये है संतुष्टि, यहाँ भी संपन्नता है। और मेरी दृष्टि जहाँ तक जाएगी वो सब कुछ ही संपन्नता है, ये भी संपन्नता है। दोनों ही अवधारणाएं एक दूसरे की सेम है, सिमिलर है। बट जब मैं यूँ कहता हूँ कि सब कुछ में संपन्नता है तो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में होता है लालच में है, लालच हर व्यक्ति करता है और उसी में संपन्नता रखता है। और जब मैं कहता हूँ संतुष्टि में संपन्नता है तो वो एक सप्तऋषि की भांति सोचता है कि हाँ थोड़े में ही संपन्नता है। बट रियलिटी में जब मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करा, डिटेल करा, तो डिटेलिंग में मैंने क्या बताया कि एक संतुष्ट व्यक्ति वो सोचता है जो मेरे पास है, जो मुझे दिख रहा है वो सब कुछ ही संपन्नता है। और एक लालची व्यक्ति का सोचा जिधर तक मेरी दृष्टि जा रही है सब कुछ ही संपन्नता है। दोनों अवधारणाएं अब एक लग रही है।
क्यों लग रही है ऐसी? ये वही वाली बात हो गई कि गर्म मरुस्थल में एक पेड़ में वैक्स तब भी थी और एक जलीय पौधे में भी वैक्स तब भी थी, बिकॉज दिस इज अ सिमिलर लॉजिक। दो ही तरह की प्रणाली चलेगी, एक रिवर्स में और एंटी रिवर्स में। रिवर्स और एंटी रिवर्स में कैसे चली, मतलब सॉरी, एक एनर्जी में और एक रिवर्स एनर्जी में, मतलब एंटी एनर्जी में। ये एंटी एनर्जी कैसे चल रही है? दो तरह की फॉर्म दे रही है, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। लाइफ इज अ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस बात, इसलिए तो डिसिप्लिन का था। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मानव बनाता नहीं, डिसिप्लिन इज योर लाइफ एवरी टाइम। किसी भी पीएचडी कर रहे हो, किसी भी डिसिप्लिन में आप वर्क कर रहे हो, तो समझो वो आपकी लाइफ है। वो कोई वर्क नहीं है, वो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो किसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है, वो एक लाइफ है जिधर आप क्या बोलते हैं, प्ले कर रहे हो अपने आप को। देखो वर्क अलग होता है, प्ले अलग होता है। वर्क अलग होता है, प्ले अलग होता है। वर्क मतलब काम करना, प्ले मतलब खेलना। वर्क में आप हमेशा सक्सेसफुल पाथ को चुनते हो कि भाई मुझे ग्रोथ चाहिए। प्ले में आप कहते हो लॉस हो तब भी मेरा कुछ नहीं जा रहा, गेन हो तब भी मेरा कुछ नहीं जा रहा। एज अ प्ले मैं तो केवल ऑपरेट करूँगा। तो जहाँ आप कंट्रोल करने की सोचते हो कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जॉब है, ठीक है, हाँ, दोनों में ही वर्क और प्ले दोनों करते हो कि दिस इज़ माई जॉब। और देखो प्ले थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, प्ले इनफॉर्मल होता है। प्ले में क्या होता है, मन करा तो पढ़ा करा, और मन नहीं करा तो वहाँ से पलायन कर लिया। देखो मृत्यु कर ली। देखो मृत्यु होती है थोड़ी सी दिमाग में ऐसे आता है, एंड टू एंड हमारा डिस्ट्रैक्शन, विनाश। उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस के लिए आप डिस्ट्रॉय हो रहे हो, पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में आप अपनी मृत्यु ही कर रहे हो। मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो पलायन, कि आप या तो पलायन करोगे या कुछ करोगे, या तो कुछ प्ले करोगे या वर्क करोगे या आप पलायन करोगे। एवरी टाइम आपको ये थिंक ये रहता है। एक रिच एक्सट्रीम रिच पर्सन ऑलवेज प्ले करता है, ना कि वर्क, बिकॉज वो जानता है वर्क इज़ द सक्सेसफुल पाथ। पर हर एक जगह चेंज आता है, स्ट्रगल आता है, और इन दोनों को मिला के, स्ट्रगल और वर्क को, लाइफ को प्ले करा जाता है। क्यों? लाइफ में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों होते हैं। डिसकंटिन्यूस क्या है? हमने किसी चीज़ को चेंज करा तो भी हम ब्रेक हुए, टूटे हैं। हमने किसी चीज़ को त्यागा है, तो नई चीज़ों को जब हम बॉर्न कर रहे हैं तो संघर्ष कर रहे हैं। ये क्या है? ये है डिसकंटिन्यूस पाथवे। अब जब हम डिसकंटिन्यूस पाथवे को कनेक्ट कर जा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? कंटिन्यूस पाथवे। मतलब हम वर्क कर रहे हैं, और लाइफ क्या थी? डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस। लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। कंप्लीट दैट वीडियो।